जय हिंद छात्रों। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण और हम अध्याय 4 कक्षा 5 से मेरा बगीचा। छात्रों, हम सभी ने बगीचा देखा है। बगीचा वही जो हमारे घर के आसपास कृत्रिम रूप से लगाया जाता है। उसमें हम अपनी इच्छानुसार तरह तरह के पेड़ पौधे फूल पत्तियों को लगाते हैं। इस प्रकार बगीचा जो है प्रकृति से संपर्क साधने का एक से आसान माध्यम सा हो जाता है। लेकिन छात्रों, बगीचा और जंगल में थोड़ा अंतर होता है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ बगीचे के बारे में जानेंगे। बगीचे में हम जो भी पेड़ पौधे लगाते हैं वह निश्चित रूप से हमारे आसपास के परिवेश में आसानी से उगने वाले पौधे ही होते हैं। उनमें फल फूल सजावटी पेड़ पौधे वो सभी होते हैं। लेकिन वे सब उस वहाँ पर वही पौधे हम लगाते हैं जो हमारे परिवेश में आसानी से उपलब्ध हो सके और वृद्धि करते हैं। इस प्रकार बगीचा हमारा भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थिति का द्योतक होता है। आइए शुरू करते हैं पाठ्य पुस्तक से। इस चैप्टर में राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ नामक कस्बे का जिक्र है। तो निश्चित रूप से हम यहाँ इस पाठ में विशेष रूप से राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों, विशेष रूप से रेगिस्तानी परिवेश में पाए जाने वाले जैव विविधताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मेरे पिताजी का तबादला राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ नामक कस्बे में हो गया था। उन्होंने वहां घर ले लिया था। जल्दी ही मुझे व माँ को भी वहां जाना था। अंततः वह दिन आ गया जब मैं और माँ वहां पहुंचे। पिताजी हमें लेने आए थे। पिताजी ने नए घर के बारे में बताया और हम सब घर की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद एक थोड़ी देर बाद एक घर दिखी। छात्रों, यहाँ पर थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक है और एक घर दिखी होना चाहिए, यहाँ पर एक दिखी लिखा गया है, इसको सुधार कर पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। उस चारदीवारी के अंदर एक जैसा अलग-अलग बहुत से घर थे। पिताजी ने बताया, यह कॉलेज का कैंपस है और यहाँ हमारा घर भी है। चारदीवारी के अंदर घुसते समय देखा कि वहाँ एक बड़ा-सा बोर्ड था। बोर्ड पढ़ने पर पता चला कि हमारे कैंपस में तितलियों की कुल 17 प्रजातियां यानी 17 प्रकार के तितलियां तथा 87 प्रकार के यानी 87 प्रजातियों के पक्षियों की एक बहुत बड़ी समूह निवास करती है। छात्रों, आप मैप में देख सकते हैं ये लक्ष्मणगढ़ का आ, मैप है जो राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है और इसके आसपास के जिले हैं गोविंदगढ़ है, पास ही अलवर भी है, बगल में मालखेड़ा भी है सब, और इसके आसपास ही राजस्थान का थार रेगिस्तान पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आप इस चित्र में विभिन्न प्रकार के तितलियों और पक्षियों के चित्र देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम आपको और भी बहुत सारे प्रकार के तितलियां और पक्षी भी अभी दिखाने वाले हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की तितलियां हैं। छात्रों, जब बात तितली की आई है तो एक रोचक जानकारी है कि भारत में अब तक कुल 1328 प्रकार की तितलियों की जानकारी प्राप्त हुई है जो भारत में पाई जाती है और इनमें से अधिकांश तितली राजस्थान में पाई जाती है। और हाल ही में 8 नवंबर 2014 को 1328वीं प्रकार की तितली स्पीलिया जेब्रा की खोज राजस्थान के डूंगरपुर जिले में की गई और इसे खोजने वाले विशेषज्ञ शिक्षक मुकेश पंवार हैं। इस चित्र में उस 1328वीं प्रकार की तितली स्पीलिया जेब्रा का चित्र देख सकते हैं और उनको खोजने वाले शिक्षक डॉक्टर मुकेश पंवार। आगे बढ़ते हैं। मैंने सोचा कि यहाँ केवल तितलियों व पक्षियों के बारे में ही लिखा है, पेड़ पौधे जानवरों के बारे में नहीं। खैर, पृष्ठ 1 के चित्रों को देखिए, बताइए इससे आपको क्या-क्या पता चला? छात्रों, आप इन चित्र को देखकर अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं कि आपको इससे क्या पता चला।
कि राजस्थान में जैव विविधता के नाम पर बहुत सारी विविधताएँ हैं। अनेक प्रकार की तितलियाँ पाई जाती हैं और बहुत से प्रकार के पशु-पक्षी भी पाए जाते हैं। विशेष रूप से पक्षियों का तो एक बहुत बड़ा समूह है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। आप अपने इलाके के कौन-कौन से जंतु, जानवर या पेड़-पौधे के बारे में जानते हैं? यह आप अपने क्षेत्र के बारे में आसानी से लिख सकते हैं। इन्हीं 2 जंतु एवं पेड़-पौधे के बारे में लिखिए। यह भी उत्तर आपको अच्छी तरह से पता होगा। अपने आस-पास नज़र दौड़ाइए और उसमें अपने स्मरण के आधार पर 2 जंतु और 2 पेड़ के बारे में लिख सकते हैं। इन सब के बारे में आपको कैसे पता चला? यह भी आप अपने सोर्स का पता बता सकते हैं कि आपको कैसे पता चला। आपने स्वयं देखा होगा, अपने शिक्षकों, अपने माता-पिता, अपने सहपाठियों, अपने दोस्तों के द्वारा आपको इसके बारे में पता चला होगा। आगे बढ़ते हैं। स्कूल से जब हर्बेरियम के लिए फूल, पत्ती एवं पौधों के 10 अलग-अलग किस्म इकट्ठा करने को कहा गया, तो मैंने सोचा कि कैंपस में घूम-घूम कर इकट्ठा कर लूँगा। माँ ने बताया, यहीं घास वाले बगीचे के आसपास देख लो। घास वाले बगीचे में ही मुझे 11 तरह के पौधे, फूल, पत्ते और किसी-किसी में फल भी मिल गए। हर्बेरियम क्या है? यह तो पता नहीं था, मगर इसके बारे में सोचने के बजाय और पौधों को देखने लगा। जहाँ एक ही प्रकार के पौधों को दूब, घास उगाकर घास वाला बगीचा बनाया गया हो, वहाँ आखिर इतने तरह के पौधे कहाँ से आए? मैं हैरान हो गया। तो छात्रों, इस हार्बेरियम के बारे में जानने के पहले हम थोड़ा इन पेड़-पौधे, फूल-पत्ते और घास के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लें। वह भी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाले अ, वनस्पति के बारे में। तो आइए चलते हैं। यहाँ देखिए, यह है सेवन घास, अंजन घास, धामन घास और भूरट घास। यह सभी घास राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। इसमें से सेवन घास जो है, इसे घासों का राजा कहते हैं और यह थार के रेगिस्तान में बहुत आसानी से उग जाता है और यह पशु चारे के लिए यहाँ पर सबसे आसानी से उपलब्ध है। क्या है? नेपियर घास, दीनानाथ घास, मकरा घास और घोबरा घास। ये सभी रेगिस्तानी इलाके में ही पाए जाते हैं और यह भी आसानी से उन इलाकों में कम जल के उपलब्धता में भी उग आते हैं और यह सभी वहाँ पशु चारे के लिए महत्वपूर्ण है। ये यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको 2 प्रकार के घास और नज़र आ रहे हैं। एक ऊपर साइट्रोनीला है, नीचे दूब है। दूब के बारे में अच्छी तरह से आप परिचित हैं। हमारे आस-पास के खाली ज़मीन पर यह आसानी से उग आता है और इस घास की एक विशेषता यह भी है कि यह कभी मरता नहीं है। इसको उखाड़ कर फेंक देने के बाद जैसे थोड़ी-सी नमी मिलने के बाद यह सूखा हुआ घास फिर से पनपने लगता है। यह हमारे धार्मिक अनुष्ठान में भी इसका उपयोग होता है। इसमें काफ़ी औषधीय गुण भी हैं। साथ ही जानवरों के भोजन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके अलावा ऊपर आप देख सकते हैं साइट्रोनीला। यह एक औषधीय गुण वाला घास है, लेकिन इस औषधि का प्रयोग दूसरे रूप में किया जाता है। आजकल आप सभी के घरों में मच्छर भगाने के लिए एक लंबी स्टिक वाली अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है। उसके डब्बे को आप आसानी से देख सकते हो, उस पर घास का चित्र रहता है और उस पर लिखा रहता है साइट्रोनीला। यह वही साइट्रोनीला घास है। इसके अर्क से उम, उस मच्छर मारने वाली अगरबत्ती का केमिकल तैयार किया जाता है और चूँकि यह मच्छर भगाने के लिए उपयोग आता है, तो निश्चित रूप से जिस इलाके में, जिस परिवेश में यह घास उगता है, उसके आस-पास मक्खी, मच्छर आसानी से नहीं पनपते और इसलिए रिहायशी इलाकों में, गमलों में या क्यारियों में, बगीचे में कुछ स्थान पर इस घास को शौक से भी लगाया जाता है, ताकि वहाँ पर मच्छर, मक्खी, मच्छर आसानी से नहीं पनपे। इसके अलावा इसका व्यावसायिक उपयोग भी है और ये तो आप अच्छी तरह समझ गए कि अगर वो मच्छर भगाने के लिए इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब आप इन
वनस्पति अभी जो घास आपने देखा, इनकी सहायता से आप आसानी से हार्बेरियम बना सकते हैं घास का। आगे बढ़ते हैं। मैंने घर के पास वाले तालाब में तो अभी तक देखा ही नहीं था। पता नहीं और कितने प्रकार के पौधे वहाँ होंगे। मैंने जिन पौधों को इकट्ठा किया उनमें कुछ प्रकार हैं। ये आपको लगभग 8 प्रकार के घास दिखाया जा चुका है। अतिरिक्त और भी अनेकों प्रकार के घास हमारे आसपास के वातावरण में पाए जाते हैं। निश्चित रूप से उस राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ के इलाके में भी पाए जाते होंगे। उनमें से कुछ का नाम हमें पता होता है, जबकि कुछ का नाम पता नहीं होता है। आप इन घासों का एक हार्बेरियम तैयार कर सकते हैं। उन पौधों की पत्तियाँ इस प्रकार थी और उनके फूल इस प्रकार थे। अभी हम कुछ और पेड़-पौधे और फूलों के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊपर दिए गए चित्रों के सहायता से आप बता सकते हैं कि कौन से फूल और पत्ते एक ही पौधे के हैं। एक उदाहरण किया हुआ है। 2 एक जैसे पौधे। पौधा छाँटते समय दूब घास के पौधों पर मेरी नज़र गई। याद आया माँ ने पूजा के लिए एक जैसे 3 पत्ते वाला दूब माँगा था। मैं हार्बेरियम के लिए इकट्ठा किए गए पौधे, पत्तों और फूलों को एक तरफ छोड़ रखा था और 2 एक जैसे दूब के पौधे ढूँढने में लगा हुआ था। काफ़ी देर तक उलझा रहा। ऐसा क्यों है कि 2 एक जैसे दूब घास के पौधे ढूँढने में दिक्कत हो रही थी? सोचकर लिखिए। छात्रों, इसके इन प्रश्नों के उत्तर हम अलग से एक वीडियो में बनाएँगे। आगे बढ़ते हैं। आप भी अपने घर के पास दूब के एक जैसे पौधे ढूँढने की कोशिश कीजिए। जड़ के पास पानी डालकर खुरपी या ऐसी किसी चीज़ से पौधे को निकालिए। करीब-करीब एक जैसे दूब 2 दूब घास के पौधे निकालिए और उनको गौर से देखिए। उनका परीक्षण कुछ इस प्रकार से कीजिए। उन पौधों में आपको क्या समानताएँ नज़र आई? पत्ती का आकार एक जैसा है, उनकी जड़ें एक जैसी हो सकती है, उनकी लंबाई एक जैसी होंगी, उनके एक-एक डंठल में पत्तियों की संख्या एक जैसी हो सकती है। ऐसे और भी उदाहरण अपने अनुभव के आधार पर, अपने प्रेक्षण के आधार पर लिखेंगे। इसके अतिरिक्त उन पौधों में तुम्हें क्या समानताएँ दिखी? पत्ती की लंबाई एक जैसी नहीं है, उनकी जड़ें भी एक जैसी नहीं होंगी, 2 पत्तियों के बीच की दूरी कम या ज़्यादा होगी, अलग-अलग हो सकती है। उनमें पत्तियों की संख्या एक जैसी नहीं हो सकती है। उनके डंठलों की मोटाई आपस में कम ज़्यादा होगी, उनकी लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है, यह तो पहले ही हो चुका है। इस प्रकार आप अपने प्रेक्षण को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप इस तरह के अवलोकन ऐसे और भी कुछ छोटे पौधों के साथ कर सकते हैं, जैसे सदाबहार के छोटे पौधे या किसी मौसमी फूल के पौधों के साथ ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने में मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आगे बढ़ते हैं। हार्बेरियम कैसे बनाएँ? अरे! मैं तो हार्बेरियम के लिए इकट्ठा किए गए पौधों के बारे में भूल ही गया था। मैंने देखा कि सारी पत्तियाँ सिकुड़ गई हैं, सारे पौधे भी सूख से गए हैं और कुछ फूल भी सिकुड़ गए। माँ को बताने पर उन्होंने कहा, बेटा, एक-एक पौधों को अखबार के मोड़ के अंदर तह लगाकर रखना होता है। फिर इस पर वज़न रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देना होता है। पौधे सूखते हैं और मगर सिकुड़ते नहीं हैं। फिर इसका एल्बम तैयार कर सकते हैं। अगर आप यूँ ही उन घासों को उखाड़ कर कहीं रख देंगे, तो वो सिकुड़ जाएगा और बेतरतीब सा हो जाएगा। इसलिए उनको दाब कर और सुखाने से वह बिल्कुल वैसा ही आकार का हो जाता है और इस प्रकार आप अच्छा-सा हार्बेरियम तैयार कर सकते हैं। अब आप बता सकते हैं माँ ने हार्बेरियम बनाने के लिए क्या-क्या कहा? क्रमवार लिखिए। हार्बेरियम बनाने के लिए मुझे दोबारा पौधे इकट्ठे करने पड़े क्योंकि वो पौधे तो खराब हो चुके थे। तो छात्रों, आप बता सकते हैं हार्बेरियम बनाने के लिए क्या तैयारी करनी होगी? हार्बेरियम तैयार करने के लिए पौधों को किस प्रकार से रखना चाहिए? आप इन प्रश्नों के उत्तर ऊपर पढ़ चुके हैं, उत्तर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अन्य पौधे। मैं अपने हार्बेरियम में और पौधों को भी शामिल करना चाहता था, इसलिए पौधों की खोज का काम जारी रहा। एक दिन पास के तालाब में कुछ ऐसा पौधा देखा। घास वाले बगीचे में लगे पौधे तो ऐसे थे।
ऊपर तालाब के पौधे आप देख सकते हैं, ये जलकुंभी है। आप पिछले अध्याय में आप बीजों का बिखरना में आप ऐसे चित्र देख चुके हैं। आप हमारा पिछला वीडियो है, पिछले अध्याय का बीजों का बिखरना, उसमें देख सकते हैं। जलकुंभी के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है उसमें। फिर आगे घास वाले बगीचे में तो कुछ पौधे ऐसे थे। घास के बारे में अभी आपको ऊपर जानकारी दी जा चुकी है। अब आगे देखते हैं। चित्र देखकर दोनों पौधों में तुलना करके लिखिए। पौधों के अंग, बगीचे के पौधे और पानी के पौधे। तो पानी में पाए जाने वाले पौधे कमल, कुमुदनी, लिली और ये जलकुंभी, काई, ये सभी इस तरह के पौधे होते हैं और उन सब के रंग, तो ये रंग लगभग सबके सभी के पत्तियों के हरे ही होंगे। और जड़ें, जलीय पौधों की जड़ें काफ़ी विकसित और काफ़ी जाली लिए हुए होती है, जबकि बगीचे के पौधे की जड़ें जो है वह जलीय पौधों की तुलना में थोड़ा कम विकसित होता है और वो छोटी होती है। पत्तियों का आकार अ, विभिन्न प्रकार के पौधों की पत्तियों का आकार अलग-अलग होगा। वो आप अपने प्रेक्षण के आधार पर उनके आकार को लिखेंगे और पत्तियों के बीच की दूरी उसको आप नाप लेंगे और फिर उसको लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे कैंपस में बहुत सारे बबूल के पेड़ हैं, कुछ कैक्टस भी हैं। माने तो रेत भरे गमले में कैक्टस के कुछ किस्मों को भी लगाया है। घास वाला बगीचा या तालाब में उगे पौधों में कैक्टस जैसा इतना मोटा हरा तना या कांटे तो मैंने देखा ही नहीं था। मैंने सुना है कि बबूल और कैक्टस तो मरुभूमि के पौधे हैं, जबकि मुझे ये और भी जगह दिखे हैं, जैसे कोलकाता में, दिल्ली में तथा गंगटोक में। तो आप इस कक्षा के पहले अध्याय, इस पर्यावरण और हम पुस्तक के पहले अध्याय पटना से नाथुला में आप गंगटोक की यात्रा कर चुके हैं। वहाँ की यात्रा के दौरान आपने कुछ पौधे को भी देखा होगा, कोलकाता में भी देखा होगा और दिल्ली में होंगे। जब आप राजस्थान जाएँगे तो आपको दिल्ली होकर जाना है। अगर आपको वहाँ रुकने का मौका मिलता है तो वहाँ के पौधे को भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम रेगिस्तान में पाए जाने वाले कुछ विशेष प्रकार के पौधे का अध्ययन करना चाहेंगे। आप इन चित्रों को देखिए। यह यूँ तो सजावटी पौधे के रूप में हम लोग अपने आस-पास अपने घरों के गमलों में भी लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ भी इनको लगाने का तरीका वही है कि उस गमले में मिट्टी के बजाय बालू भरा जाता है और फिर उसमें लगाया जाता है। तो इस प्रकार यह तो निश्चित है कि यह रेगिस्तान में आसानी से उग आएगा। आगे देखते हैं। यह देखिए, इन चित्रों में आप और भी कई प्रकार के कैक्टस के बारे में के चित्र देख सकते हैं और ये सभी रेगिस्तानी बालू जो पर आसानी से उग आते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कैक्टस के बारे में देखते हैं। ये देखिए, ये कैक्टस है और इन सभी में फूल लगे हुए हैं। कैक्टस सिर्फ कांटे लिए हुए एक भद्दे शरीर जैसी रचना वाले ही नहीं होते, इनमें खूबसूरत फूल भी होते हैं और ये सभी काफ़ी आकर्षक होते हैं, सजावटी पौधे के रूप में तो लगते ही हैं, लेकिन वहाँ पर बहुतायत रूप में उगते हैं। इन्हें गमलों में लगाया जाता है। आप इन पौधों का हार्बेरियम आसानी से नहीं बना सकते हैं। अब आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि यह बहुत ही मांसल, गूदेदार और काँटे लिए हुए होता है। इसको हम पूरी तरह से हार्बेरियम के रूप में अपने कागज़ पर चिपका कर नहीं रख सकते। इनका चित्र या इनके मॉडल रख सकते हैं। इन कैक्टसों में अधिकांश पौधे कैक्टस के पौधे में पत्तियाँ नहीं होती। पत्तियों के रूप में रूपांतरित फूल होते हैं यानी काँटे होते हैं और पत्तियों का काम इन कैक्टस में इनके तने जो हरे रंग के होते हैं वही करते हैं, यानी इनका भोजन बनाने का काम इसके मांसल हरे तने करते हैं। इनकी जड़ें काफ़ी विकसित होती है। यही कारण है कि रेगिस्तान में जहाँ पानी का काफ़ी अभाव रहता है, यह आसानी से जीवित रह पाता है। इन कैक्टस में कुछ ऐसे प्रकार भी हैं जिनको वहाँ के स्थानीय लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और इसके अतिरिक्त औषधियों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से चर्म रोग में यह बहुत ही उपयोगी होता है।
अब आप बता सकते हैं कि क्या आपके आसपास भी ऐसे पौधे दिखते हैं? अगर हाँ, तो सोच कर लिखिए कि वे वहाँ कैसे पहुँचे होंगे। इनमें से अधिकांश पौधे हमारे आसपास भी दिख जाते हैं और उन्हें निश्चित रूप से कुछ पौधे तो यहाँ उगते भी हैं और कुछ को वहाँ से सजावटी पौधे के रूप में लाया गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मुझे कैंपस के पेड़-पौधे के बारे में जानने की इच्छा थी कि मैं अब हर नए दिखने वाले पौधे की एक पत्ती और फूल इकट्ठा करने लगा। लोगों से नाम भी पूछता रहा। कहीं-कहीं पौधों के पास उनके नाम भी लिखे हुए थे। इस प्रकार मुझे उनके नाम भी मिल जाते। माँ ने कहा, कई बार पेड़-पौधे जहाँ उगे हों, वहीं देखकर पहचानना आसान होता है, न कि सिर्फ एक पत्ती या एक फूल से। निश्चित रूप से कुछ पौधे ऐसे होते हैं पेड़-पौधे जिनको पेड़ में लगा हुआ देखकर पूरे पेड़ को देखने के बाद ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। केवल एक पत्ती या फूल देखकर आप उन्हीं पौधों को पहचान सकते हैं जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी हो। अन्यथा आप उनकी पत्ती या एक फूल को लाकर आप किसी अनजान पेड़ के बारे में अध्ययन नहीं कर सकते। छात्रों, आप इस चित्र में कुछ पेड़ के को देख सकते हैं। यह विशेष रूप से रेगिस्तानी इलाकों में ही पाए जाते हैं। इनमें से एक जाल का पेड़ है, आप देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ भी है। इसके बारे में कुछ विशेषता है कि यह फल को अ, राजस्थानी लोग देसी अंगूर कहते हैं इसके फल को, और यह जाल की तरह बेतरतीब उलझा हुआ रहता है, इसलिए इसे जाल कहा जाता है। यह पोखरन के आसपास के एरिया में पाया जाता है। पोखरन वही है जहाँ भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। उसके अलावा यहाँ पर खेर या कैर का पौधा होता है। यह बिल्कुल बकबूल की प्रजाति का ही होता है और इसके बारे में आप जानते होंगे, पान में जो कत्था के रूप में लगाया जाता है, वह इसी खैर से बनाया जाता है। हमारे घरों के गमलों में सन्नी या समी के नाम से भी लगाया जाता है। यह वह एक तरह वही खैर या कत्था का पेड़ ही है जो राजस्थान में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। अब राजस्थान में एक पेड़ होता है खेजड़ी। आप इस चित्र में खेजड़ी का पेड़ देख सकते हैं ऊपर। यह राजस्थान का राज्य पेड़ है, यानी राजकीय पेड़ है और यह विशाल होता है। यह रेगिस्तानी इलाकों में हर जगह पाया जाता है। 1730 ईस्वी में जोधपुर के पास खेजरली गांव में 363 लोगों ने इन पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। ये सभी बिश्नोई समाज के थे। आप अपने पुस्तक में खेजरली गांव के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह रोहिड़ा फूल है। इसे राजस्थान का राजकीय फूल कहा जाता है और यह जैसलमेर के आसपास बहुत ताय मात्रा में पाया जाता है। यह फूल प्रकृति की अनुपम देन है। खास बात यह है कि यह सिर्फ रेगिस्तानी इलाकों में ही पाए जाते हैं। रेगिस्तान में प्रकृति की अनुपम देन राजकीय पुष्प रोहिड़ा है।